बाकी वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आई होप कि दैट वुड बी वेरी मच क्लियर। ओके, हमने अभी तक ये पढ़ा था और लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अभी तक हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हुए कि इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इट रन्स ओनली इन द ब्राउजर, यानी जावास्क्रिप्ट को हम सिर्फ ब्राउजर में ही रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं रन कर सकते। अब हमने लास्ट क्लास में ये बात सीखी थी, अपनी ही इस बात को झूठा साबित किया था कि जी अब जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस के अराइवल के बाद ये पॉसिबल है कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को आउटसाइड द ब्राउजर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाउ इट बिकेम पॉसिबल? नोड जेएस एक टूल है जो टूल हमें रन टाइम इन्वायरमेंट देता है फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। रन टाइम इन्वायरमेंट की मैंने रफ सी एग्जांपल दी थी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस कि जिस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके लिए आपको उस सॉफ्टवेयर चलाने से पहले विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी है। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इट्स बेसिकली अ रन टाइम, या यूं कह लें कि एनवायरमेंट है जो कि बाकी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह Node.js is an environment जो कि on top of V8 इंजन लिखा गया है। What is V8 इंजन? आपको certainly नहीं पता होगा। जो क्रोम ब्राउजर है, हर एक वेब ब्राउजर का कोई ना कोई एक इंजन है जिसके ऊपर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती है। जैसे स्पाइडर मंकी है फायरफॉक्स का, V8 है गूगल क्रोम का। तो V8 इंजन को बेस बना के उसी को एक्सटेंड करके नोड जेएस एक टूल लिखा गया। और अब उसकी ब्यूटी ये है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी यानी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है और जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली उस नोड जेएस पे चलता है। तो इन नटशेल, नोड जेएस इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट which provides the environment for JavaScript code to execute. That's the only thing. और जब हम Node.js इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हमें ब्राउजर की जरूरत जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए नहीं पड़ती। लेट्स सी हाउ। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि पहली बात ये है कि सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में चेक करना है cmd, यानी ये कमांड ओपन करके, कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं है। आप उसके लिए कैसे करेंगे? सिंपली आप node -v लिखेंगे। अगर आपके पास ये वर्जन आ जाए, जैसे मेरे पास ये वर्जन है वर्जन 12.15.0, इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे एरर आए कि नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मींस कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है। सो द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपको यहाँ पे जाके सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना होगा। जिनके पास नोड नहीं है, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया उन्होंने अब तक नोड इंस्टॉल कर लिया होगा आई बिलीव। आपने सिंपली जाना है और नोड जेएस को स्टार्ट करना है, यानी नोड जेएस को जाके इसकी वेबसाइट node.js.org, और यहाँ से जो इसका LTS वर्जन स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, करंट वर्जन हम नहीं रिकमेंड कर रहे होते हैं 16.17.1। तो मुझसे सवाल पूछेंगे आपके आप क्यों इतने पुराने पे चल रहे हैं? उसकी वजह ये है कि मैं, चूंकि ये मेरा अपना डेवलपमेंट सिस्टम है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है सब क्लाइंट का, वो इसी वर्जन पे है। तो अगर लेट्स सपोज डेवलपमेंट में आप भी किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस कर रहे हो या पिछले प्रोजेक्ट की बग फिक्सिंग कर रहे हो, तो फिर आपको नोड के वर्जन को मैच करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जिस वर्जन पे बना हुआ है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 4-5 साल पुराना है, दैट्स व्हाई मैंने पिछला वर्जन यूज कर रहा हूँ ताकि वो उसके साथ कंपैटिबल रहे। बाय द वे, आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो आपका नोड का जो वर्जन है वो कौन सा होगा? 16.17.1। अभी मैं 12.15 पे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिगिनिंग में हूँ तो इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन कुछ फीचर्स हैं, ऑब्वियसली हर अपडेटेड वर्जन में कुछ नए फीचर जो है वो अपडेट होते हैं या आते रहते हैं, तो जो ऑब्वियसली जिनके साथ हमें चलना है। तो अभी हम ने करना क्या है कि नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, आपके पास नहीं इंस्टॉल्ड, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये कमांड सबसे पहले रन करे अपने सिस्टम में। उसके बाद अब हम ये देखते हैं एक एक्सपेरिमेंटल छोटी सी एग्जांपल कि क्या हमारा ये नोड जेएस सक्सेसफुली काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई हैव टू एक्चुअली मेक अ न्यू फोल्डर। इसको नोड कह लें, इसको कुछ भी कह लें। मैंने उसी तरह जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल कोडिंग को ओपन करता है, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, एंड देन मैं इसके अंदर एक नई फाइल बना लूंगा, इसको कोई भी नाम दे दें, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो मस्ट है कि आप app.js दें। इसमें मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अब इसमें वो जो ग्राफिकल काम थे ना, वो हमारे नहीं हो सकते। जैसे हम प्रॉम्प्ट को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक हम, क्योंकि हम जो ग्राफिक्स या या यूआई डिजाइन करेंगे वो रिएक्ट में करेंगे। तो अभी हम आज से या कल से, होपफुली आज ही से हम रिएक्ट पे चढ़ जाएंगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसे यूआई डिजाइन करते हैं। लेकिन इसमें आप वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि लेट सपोज वो जो प्रॉम्प्ट, हाँ कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने वो कहा है कि वो हम
पुरानी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड या स्टाइल थे, अब हम सारा कुछ यहाँ बड़े प्रोफेशनल तरीके से ग्राफिक्स के साथ करेंगे, जिस तरह प्रॉपर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। एनीवेज, मैं टेस्टिंग के लिए कंसोल लॉग बहुत यूज करूंगा, अगेन रिएक्ट में भी, क्योंकि इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कोई चीज हमारी चल रही है नहीं चल रही। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने कहा था कि अब हम ब्राउजर के मोहताज नहीं है, कि हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए कि ये कहाँ कैसे चलाऊं, कैसे रन करूं इस फाइल को, तो मैं यहाँ टर्मिनल में जाऊंगा, न्यू टर्मिनल को ओपन करूंगा, ये इस तरह से आ जाएगा मेरे पास नया टर्मिनल। मैंने इसकी सेटिंग ऐसे की हुई कि टर्मिनल फुल स्क्रीन पे आ रहा है। आप करेंगे तो आपका टर्मिनल यूं आएगा, कंट्रोल बैक टिक इसकी शॉर्टकट की है, तो आपका टर्मिनल यूं आएगा, यानी कोडिंग विंडो यहीं ओपन हुई होगी और टर्मिनल यहाँ। दूसरी बात, मेरा टर्मिनल बाय डिफॉल्ट मैंने अगेन सेटिंग की हुई है, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट सिस्टम है, तो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक सेटिंग की हुई है। इस पे वो सेटिंग नहीं थी जो यहाँ आपको दिख रही है। तो ये बेसिकली ये जो टर्मिनल है ना, ये गिट बैश का टर्मिनल है। गिट बैश का मतलब, गिट एक टूल है जो आपसे भी इंस्टॉल करवाऊंगा, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखें, मेरे ये राइट क्लिक पे ये दो चीजें आ रही हैं, गिट यूआई और गिट बैश शेयर। तो जब मैं गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे सिस्टम में गिट बैश टर्मिनल भी इंस्टॉल अवेलेबल हो जाता है। तो ये मेरा वो है। आपकी केस में ये होगा, आपके केस में ये बिल्कुल इस तरह सादा होगा। राइट। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो मैंने फाइल बनाई है ना app.js, ये किसके अंदर बनाई है, नोड के फोल्डर के अंदर। तो आप ये देख लें कि मैं इस वक्त इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, यानी सी यूजर्स SDRYA और फिर डेस्कटॉप और उसके अंदर नोड का फोल्डर। तो नोड के फोल्डर के अंदर app.js। तो आप इस फाइल को रन करने के लिए आप क्या करेंगे, नोड, नोड कीवर्ड और फिर app.js, यानी वही फाइल का नाम, और मैं एंटर करूंगा तो उस फाइल में जो कुछ भी होगा वो सिंपली मुझे कंसोल पे हेलो मिल जाएगा। इसका मतलब अब मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ विदाउट एक्चुअली रनिंग द ब्राउजर। और हाउ इट बिकेम पॉसिबल, अगर नोड जेएस ना होता ये काम ना होता। तो ये था हमारा रीकैप। ये कंपाइलर का काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये सॉर्ट ऑफ यू कैन से एन इंटरप्रेटेड काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी बात ये है कि इसकी इससे आगे भी बहुत सारे काम है नोड जेएस की। तो नोड जेएस यू कैन से, मैंने इसीलिए एक जेनेरिक लफ्ज इस्तेमाल किया, इट्स एन एनवायरनमेंट। जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को चलने के लिए, क्योंकि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्लॉक मैनेजमेंट, फिर माइक्रो और मैक्रो क्यू मैनेजमेंट, फिर कॉल एंड स्टैक क्यूज, और मतलब देयर आर huge works, or in fact set of works that actually it does under the hood, Node.js specifically। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पढ़ना हमारे लिए जरूरी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, जैसे नोड का आर्किटेक्चर है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्वियसली नोड में थोड़ा सा हाथ गीला कर लेंगे। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल प्रीटी मच लाइक दिस। अब मैंने करानी है आपको स्टार्ट रिएक्ट, लेकिन साथ ही मैंने आपको करानी है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि मैं आपका एक हफ्ता और ले लूं जिसमें आपको सिर्फ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं। दूसरा तरीका यह है कि हम रिएक्ट स्टार्ट करें और फिर जो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर हमें रिक्वायर्ड हुआ हम साथ साथ उसको डिस्कस करते रहें। ठीक। तो मैं 2 से 3 फीचर्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के आपको अभी बता रहा हूँ, और इसके अलावा ये 2-3 फीचर्स तक इक्तफा नहीं करना हमने। हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे और जो जो मॉडर्न फीचर हम रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले हम उसको साइडलाइन पे जाके सीख के फिर आगे इम्प्लीमेंट करें। सो फॉर नाउ सबसे पहली चीज ये है कि जावास्क्रिप्ट में हमने लेट्स सपोज बेसिक लूप्स पढ़ी हैं, और मैंने फॉर एग्जांपल ये कहा है जी कि अभी वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के वो कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। तो इमीडिएटली क्या क्या रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इंस्टेड ऑफ अरे, पहले मैं ऑब्जेक्ट का बता देता हूँ। पर्सन, तो आपको पता है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द पर्सन इज समवॉट दिस, एंड द एज ऑफ पर्सन इज लाइक दिस, एंड इट्स क्वालिफिकेशन इज दिस। ठीक। मैंने साथ ही एक फंक्शन लिखता हूँ, और दिस वन। मैंने आपको ये बोला था कि हम फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं।
और हमने जो पैरामीटर्स पास किए थे वो सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग्स थे। अरेज और ऑब्जेक्ट्स भी तो डेटा ही है ना, या डेटा टाइप्स ही हैं, या डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं। तो मैं किसी भी फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी आपको पता है कि ये मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब मैं इसे कॉल करता हूँ। यहाँ कॉल कर लें, ऊपर या नीचे कहीं भी जावास्क्रिप्ट चलेगा, इसमें सी प्लस प्लस वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पहले फंक्शन डिफाइन करें तभी उसको कॉल कर सकते हैं। Anyways, मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और कॉल करते वक्त मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर। जाहिर है जब पैरामीटर पास करता हूँ तो जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहा होता हूँ वहाँ उसको रिसीव भी तो करना होता है। तो वो जो पर्सन वहां से पास हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कॉपी होगी किसमें, पी में। बाय द वे जब हम ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो वैल्यू नहीं कॉपी होती, रेफरेंस कॉपी होता है। अब जरा एक बारीक सी चीज आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आएगी आपके, कि ये वैल्यू क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से भेजता 23, और या मैं पहले यहाँ पे एक नंबर भी ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 90। जब मैंने कहा ना मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, तो आपको थोड़ा सा जहन में इतना तो आया होगा यार, मॉडर्न का मतलब कुछ बहुत मॉडर्न होना चाहिए। तो अगर मैं बिलफर्ज यहाँ से पास करता हूँ ए और यहाँ रिसीव करता हूँ ए या कोई भी वेरिएबल नेम, क्योंकि इसका स्कोप डिफरेंट है, इसका स्कोप डिफरेंट है, तो वेरिएबल नेम सेम हो जाए कोई हर्ज। सेम स्कोप में दो वेरिएबल एक नाम के नहीं हो सकते, ठीक है। मैं बहरहाल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज नेम ही डिफरेंट करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करे जित। अब जो जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उसमें डेटा टाइप्स दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव और एक को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। आई रिपीट, ये बातें लिखने वाली या समझने वाली हैं, गौर से सुनिएगा। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी एक वैल्यू को, अच्छा मैं पहले इधर एक और बात बता दूं आपको, ये मेरी मेमोरी है और हमें शायद पता है अब तक कि हम मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की डायग्राम से। यार मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ consecutive blocks, each block is having a unique address and each block can store an amount of data or a piece of data. That's the description of a memory. अच्छा, इस मेमोरी को भी है ना हम एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेमोरी का एक हिस्सा कहलाता है स्टैक, और मेमोरी का दूसरा हिस्सा कहलाता है हीप। और भी होंगे, हमें जो चाहिए सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हीप का मतलब वैसे आप अंग्रेजी में बोलें तो क्या होता है, ये कचरे शचरे का ढेर, इसको क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं। और स्टैक का वैसे मतलब आप जाहिर करें तो क्या होता है, ये स्टैक है व्हेन वी प्लेस मल्टीपल थिंग्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो पहले एक आई, फिर दूसरी उसके ऊपर डाली, फिर उसके ऊपर तीसरी डाली, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर तो ये क्या बन रहा है, मेरा स्टैक बन रहा है। ये वैसे नॉर्मल लाइफ में अंग्रेज एग्जैक्टली वही बताने लगा। तो ये नॉर्मल लाइफ में मतलब है स्टैक का और हीप का। अब ये बताने का या रियल लाइफ से इसे सिमुलेट करने का मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो मेमोरी के दो हिस्से होते हैं जो हमें इस वक्त चाहिए, उनकी बात कर रहा हूँ, एक स्टैक और एक हीप। जब हम कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं तो कुछ डेटा टाइप्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टैक स्टोर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ, वो कहाँ स्टोर होते हैं, हीप में स्टोर होते हैं। अब ये सवाल आपको समझना है कि जब मैंने लेट ए इक्वल्स टू 90 किया तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में एक वेरिएबल होगा या एक स्पेस होगी जिसको नाम क्या मिल गया, ए, और ये जो 90 है उसके अंदर जाके स्टोर हो गया। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ये जो डाटा स्टोर होता है ये स्टैक में स्टोर होता है। कौन सा डाटा, इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। और प्रिमिटिव डाटा कौन सा है, नॉर्मली न्यूमेरिक डाटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रिमिटिव डाटा, या कैरेक्टर, कैरेक्टर को कह लें, नंबर्स को कह लें, और फ्लोटिंग पॉइंट, ये पॉइंट वाले नंबर है वो भी क्या है बेसिकली प्रिमिटिव, स्ट्रिंग नहीं, वो भी क्या है बेसिकली प्रिमिटिव्स हैं। तो जितने भी प्रिमिटिव्स हैं वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, खुद फिजिकली जाके स्टैक में स्टोर होते हैं। मेक सेंस। अब जितने भी रेफरेंस, अच्छा ये जो प्रिमिटिव जिनको मैं बोल रहा हूँ ना, इनको साथ ही में दो तीन नाम है, इसलिए नामों सब नाम आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिमिटिव्स है ना,
इन्हीं को कहते हैं वैल्यू टाइप्स। वैल्यू टाइप का मतलब जब हम मेमोरी में ये डाटा सेव करते हैं तो ये वैल्यू फिजिकली जाके स्टैक पे स्टोर होती है। अच्छा, स्टैक पे कहे क्या है, तो ये कुछ नहीं है, मेमोरी का एरिया ही है। ठीक, अगर मैंने 90 स्टोर किया, अगले वेरिएबल में मैं अगर b इक्वल्स टू 100 करता तो वो 100 कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता, b आ जाता, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह नहीं, अभी मैं वैल्यू टाइप की बात करूं। अगर नंबर स्टोर है ना किसी वेरिएबल में तो वो वैल्यू टाइप वेरिएबल है। अगर ये दोनों वैल्यू टाइप, एग्जैक्ट वेरिएबल्स नहीं, एड्रेसेस नहीं है, ये सिंपली वेरिएबल्स के। अभी एड्रेसेस की अगर बात कर रहे हैं ना तो चलो इसको मजीद क्लियर कर लेते हैं। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। अब हेक्साडेसिमल एड्रेस 16 बिट या 32 बिट का होता है, जिसको मेमोराइज करना वैसे ही मुश्किल होता है, तो रिप्लेस नहीं करते, एड्रेस इज स्टिल देयर। क्योंकि एड्रेसेस को मेमोराइज करना मुश्किल होता है तो हम उसी जगह को एक नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको डाकिया आया आपके घर में, कोई डाक पोस्ट करने, और आपके घर का नंबर था जी हाउस नंबर 3, गली नंबर मतलब सॉरी हाउस नंबर 3 और गली नंबर 4 या 5। अब वो उस गली में भी घुस गया, वो हाउस भी उसको, लेकिन वो स्टिल कंफ्यूज है कि ये वही है या नहीं है। तो आप अगर बाहर अपने नाम की तख्ती लगा दें, योर एड्रेस वुड स्टिल बी देयर, बट योर नेम वुड एक्चुअली बी गिविंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वुड बिकम इजी टू रिमेंबर। ठीक, तो आप ये एड्रेसेस आर स्टिल देयर, वी आर गिविंग नेम ऑन टॉप ऑफ देम, ताकि हम उन्हें रेफर किससे करें, नाम से कर सकें, एड्रेसेस हमें याद, बस दैट्स इट, एड्रेस स्टिल इज देयर। तो नेम्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन स्टिल इसके अंदर ये वैल्यूज हैं कि इस ए की लोकेशन के अंदर फिजिकली डेटा खुद मौजूद है। अब जरा अगली बात देखें, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब ये जो है ना, ये पर्सन, ये वैल्यू टाइप नहीं है, ये रेफरेंस टाइप है। जरा इन दोनों बातों में मैंने समझाना है। जब भी आप किसी भी रेफरेंस टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो, यानी फॉर एग्जांपल ये पर्सन नाम का वेरिएबल यहां एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे बाकी वेरिएबल की डेफिनेशन में है कि वेरिएबल बेसिकली एक जगह रिजर्व करता है, तो ये पर्सन नाम की लोकेशन ये है। अब चूंकि इसमें आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये फिजिकली पर्सन की इंफॉर्मेशन यहां स्टोर नहीं होगी, बल्कि यहां पे ये जो पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये स्टोर कहां पे होगा, हीप पे स्टोर होगा। ठीक, यानी पर्सन यहां पे स्टोर होगा, इसका पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, और इसका जो यानी हीप का जो एड्रेस होगा वो जाके स्टोर होगा रेफरेंस टाइप में, यानी ये वाला जो एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड ओवर हियर। एग्जैक्टली, और दिस इज द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू मेक क्लियर, कि जब आप कहेंगे कि कोई भी डेटा या कोई भी स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर अरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन इटसेल्फ है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग है, ये सारे के सारे क्या है, रेफरेंस बेस्ड है। और रेफरेंस बेस्ड कोई भी डेटा जो है वो खुद हीप पे स्टोर होता है और उसका एड्रेस स्टैक पे होता है। अब सवाल ये है कि अब डाकिये ने आपके घर खत पोस्ट करना है, और जब आप उस घर पे पहुंचेंगे तो उस घर में उसको आप नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका एक्चुअल एड्रेस मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपका भाई है, आपका भाई तीसरी मंजिल पे रहता है और आप नीचे वाले मंजिल पे रहते हैं। यस, तो जब डाकिया आएगा आपके घर खत देने, खत आपका नहीं है, लेकिन आपके घर से उसको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। तो वो आपके घर से रेफरेंस उठाएगा और फिर पहुंचेगा उधर। एंड दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू नहीं होती, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, और मल्टीपल वैल्यूज के लिए इधर कंसेक्यूटिव जगह मैनेज करना मतलब एक इनएफिशिएंट अप्रोच होती। ठीक है, इसके पीछे काफी सारी रॉकेट या साइंस या फिलोसफी है, क्योंकि मैं पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा, अदरवाइज मैं आपको वो सारे भी क्लियर करता। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन दोनों के मिक्सचर में ये सारी चीजें, आर्किटेक्चर या कैसे स्टोर होती हैं, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है उनमें। पर इतनी बात याद रखनी है कि जब हम कोई प्रिमिटिव टाइप स्टोर करते हैं तो वो एक्चुअली वैल्यू खुद जाके स्टैक पे स्टोर होती है। जब हम कोई रेफरेंस टाइप स्टोर करते हैं वैल्यू,
तो वैल्यू स्टोर होती है हीप पे, रेफरेंस स्टोर होता है स्टैक पे। अब आप मुझे कहेंगे बस इतनी सारी रॉकेट साइंस तो आप इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? तो आगे मैं जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर ना आया तो वो गारंटी ले ले नहीं समझ आएगा कुछ भी, रटा लगा लेंगे ऊपर से, ठीक है। सो लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। अच्छा, रेफरेंस टाइप कौन कौन से हैं? अरेज, स्ट्रिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों क्या हैं? रेफरेंस टाइप। ये खुद हीप पे स्टोर होते हैं, इनका रेफरेंस जो है वो जाके कहाँ स्टोर होता है? स्टैक पे स्टोर होता है। बाकी वही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वो मेमोरी रिजर्व करेंगे, लेकिन इस मेमोरी में स्पेशल चीज होगी। और आप जो नाम देंगे लोकेशन को, वो उस जगह की एड्रेस का नाम होगा, चाहे एड्रेस स्टोर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये नाम उस जगह का होगा जहां एड्रेस स्टोर हुआ हुआ, और प्रिमिटिव के केस में ये नाम उस जगह का होगा जहां वैल्यू खुद स्टोर हुई हुई। बात समझ आ गई है? तो ये जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की डिस्कशन है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको याद रखेंगे। एनीवेज, अब अगर मैं ए पास करता हूँ एक फंक्शन में, अब जरा ये जितनी थ्योरी समझाई है ना, जरा उसके तनाजुर में ये समझिएगा, इसको मैं भी यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? मेमोरी में जाके क्या हो गया, एक स्पेस ऑक्यूपाई होगी, उसको नाम क्या मिल गया? ए। मैंने ए को पास किया फंक्शन में, रन टाइम पे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक और जगह क्रिएट होगी। जितने वेरिएबल्स उतनी लोकेशन, वेरिएबल का मतलब ही क्या है? मेमोरी लोकेशन। ये एक और जगह क्रिएट होगी। लेट्स हैव इट इन डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल। ये मेरी मेमोरी है, मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए यहां आ गया, इसमें पड़ा हुआ है 90। जब मैंने इस फंक्शन में ये ए पास किया, रन टाइम पे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा? एक और लोकेशन क्रिएट करेगा n, और फिर मैं चूंकि ये वैल्यू पास कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू कॉपी होके किधर आ जाएगी? 90 में। अब जरा सुनिएगा बात, ये काम हो जाएगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ए में भी 90 है और एन में भी 90 है, तो वेस्टेज हुई बात कि नहीं हुई? मेमोरी वेस्टेज हुई ना भाई, 90 है, वैल्यूज दोनों 90 हैं। तो होना क्या चाहिए था? अगर एड्रेस वाला सीन होता तो ये ए कह देता यार ये एड्रेस है, यहीं से जाके वैल्यू ले लो, दोबारा नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट। वैल्यू फिजिकल स्टोर होने का नुकसान ये है, समझ आई बात? अब जब ये एग्जीक्यूशन होगी, सब कुछ होगा, वेरिएबल का स्कोप खत्म होगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा, वो सारी कहानी अपनी जगह पे वैलिड है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, ये हो रहा है वैल्यू टाइप डेटा, डेटा के साथ। अब जरा मैं इसको हटा रहा हूं और इसको भी हटा रहा हूं, और अब मैं क्या पास कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं विच इज पर्सन, और यहाँ पे पर्सन लिख लूं या पी लिख लूं। अब क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो पी है, अब चूंकि पर्सन जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड है ना, यानी ये एग्जीक्यूशन के दौरान खुद ही डिसाइड कर लेती है बेस्ड ऑन डेटा विच इज स्टोर्ड इन इट कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। अब पर्सन के अंदर पड़ा हुआ डेटा पी में कॉपी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एड्रेस कॉपी हो जाएगा, और एड्रेस कॉपी होने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ वो पर्सन अपना एड्रेस पी को थमा देगा कि यार वो जगह जहां पे डाटा पड़ा हुआ है वहां से जाके खुद ले लो। एग्जैक्टली ही पे होगा। तो पर्सन पी में क्या पास करेगा? रेफरेंस पास करेगा। क्लियर? तो वैल्यू फिजिकली पास करना और रेफरेंस पास करना, अब थिंक ऑफ इट कि ये ऑब्जेक्ट एक नहीं हजारों ऑब्जेक्ट्स है, तो हजारों ऑब्जेक्ट्स के लिए डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि वही उसी का रेफरेंस पास होगा, डेटा एक ही जगह पड़ा होगा। मेकिंग सेंस? अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ना होता तो अमेरिका से, यूके से, सऊदीया से, दुबई से जितने खत भी आते, अज्यूम कर सकते हैं क्या मसाइल थे? क्या मसाइल थे बता सकते हैं? हर एक के लिए बंदा अलग होता। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेंट्रल लोकेशन डाल दी, वो हर ये वाले हर एक को रेफरेंस पास कर रहे हैं, या जितने भी खत हैं वो यहां लेके दूसरों को रेफरेंस दे रहे हैं कि फलां जगह से उठा लो जाके। एम आई एबल टू मेक सेंस? क्लियर? ओके। अब अगर इंटरेस्टिंग बात देखिएगा जरा, और
ये तो बात समझ आ गई ना। इसको मैं यहाँ कंसोल कर दूं, लॉक कर दूं, जो भी कर दूं वो सारा कुछ होगा। नुकसान देखिए, ये सारा फायदा ही नहीं है, कुछ मसाइल भी हैं, जरा आप वो उनकी तरफ आते हैं। मैं इसको पी कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, एज इट इज यही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि रन टाइम पे रेफरेंस कॉपी होगा, इसमें वही पर्सन का रेफरेंस आएगा, ये उसी पर्सन को यहाँ आके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं जरा इसको कमेंट कर देता हूँ, बड़े गौर से समझना है भाई। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पी और इसमें कर देता हूँ PERSON पर्सन। अब सुने, गुड पॉइंट। पी में क्या होगा इस वक्त, यानी अगर मैं यहाँ कंसोल पी करूं, ये बात पते की है जिसमें आपको पिछला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए? अच्छा, क्या आना चाहिए? पर्सन आना चाहिए, लिखा हुआ पर्सन आना चाहिए जी। क्या आना चाहिए? आप कह रहे हैं हेक्साडेसिमल एड्रेस आना चाहिए। पर्सन ने पी को ऑब्जेक्ट असाइन किया तो पी को एड्रेस मिल गया ना, तो पी उस एड्रेस पे जाएगा डायरेक्ट। बात यहां तक क्लियर नहीं है, ये बात नहीं समझानी थी, बात अब जरा समझानी है। वैल्यू में कुछ ना आता ना, पी डॉट नेम लिखें, पी डॉट एज लिखें, पी डॉट कॉल लिखें, तो वही आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पी में पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हुआ है। अच्छा, रेफरेंस मिल सकता है जुगाड़ लगा के, जैसे सी प्लस प्लस में पॉइंटर होते थे, रेफरेंस लेना चाहें तो उसके भी तरीके हैं, बट वाई टू प्रिंट द रेफरेंस जो आपको समझ ही नहीं आना। ठीक, बाय द वे यू आर एग्जैक्टली राइट, सी प्लस प्लस में ऐसा ही होता है, वहां रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग ऑपरेटर होते हैं, लेकिन मैं भी सी प्लस प्लस को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, पॉइंटर्स होते हैं, और आप एम्परसेंड साइन लगा के डायरेक्ट एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ भी कोई तरीका होगा, मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन ऑब्वियसली होगा, सी प्लस प्लस में ही है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया बात? अभी भी पता की है, अगर मैं ये कर दूं पर्सन डॉट सैलरी इक्वल्स टू 90,000 या 9 लाख हो गई। आपको पता है ऑब्जेक्ट में इसी तरह प्रॉपर्टी ऐड होती है ना, कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कौन सी? सैलरी की, जो ऑलरेडी नहीं है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट जो प्रॉपर्टी मुझे इंट्रोड्यूस करनी है वो लिखी, और इक्वल टू उसमें जो वैल्यू साइन करनी है वो लिखी। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा। सवाल ही तो यही है आपसे, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं काउंटर क्वेश्चन। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो आपको जवाब खुद ही आ जाएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जरा आपकी सजेशन चाहिए कि अब मुझे, मैं कंसोल लॉग पी कर रहा हूँ, आउटपुट में क्या मिलेगा। ठीक है, मेरा भी सवाल तो यही है। नहीं, मेरा भी देखिए, मेरा भी तो सवाल यही है। हाँ। नहीं, अगर नहीं, बीच में अगर का तो लाज़ी नहीं है ना, मैंने पूरा बिहाइंड द सीन जो चल रहा है सारा खोल के सामने रख दिया, अब अगर क्यों है बीच में? नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नई प्रॉपर्टी ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो पहले से है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड करनी तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसका आज के टॉपिक के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं। सैलरी भी शो करेगा, हालांकि मैं सैलरी पर्सन में डाल रहा हूँ, पी में नहीं डाल रहा, फिर भी शो करेगा। दैट्स द पॉइंट। अब आप, ये करेक्ट पॉइंट है आपने जो पिक किया, नया रेफरेंस नहीं क्रिएट करेगा भाई, नया कहाँ क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट तो वही है, मैं उसको असाइन कर रहा हूँ एक नए वेरिएबल में, तो नए वेरिएबल में असाइन का मतलब ये है कि उसके पास जो एड्रेस है वही एड्रेस उसको दे रहा है। आप देखें, आपका भाई ऊपर रहता है तीसरी मंजिल पे, आपके लेट सपोज 2 भाई हैं,
एक भाई तीसरी मंजिल पे रहता है, एक कहीं दूर रहता है, ठीक। अब आपके भाई मतलब थोड़ा सा उनको इशू हुआ अलग रहने में, वो दोनों इकट्ठे आ गए। अब आपके दो भाई ऊपर रहते हैं, भाई रेफरेंस तो वही है ना, आपके पास कोई एड्रेस पूछेगा तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि अब 3 छोड़ के 4 आ जाए वहां पे, रेफरेंस तो वही रहेगा ना, वो क्यों चेंज होगा भाई? अंदर पड़ा हुआ डेटा चेंज हो गया है। नहीं देखें, हीप ग्रो कर रहा है, लेकिन हीप का रेफरेंस तो वही है, तो आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज चेंज करें। ये समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? म्यूटेबिलिटी। अब सुने जरा, लफ्ज म्यूटेट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। लफ्ज म्यूटेट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो अब म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब हम एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देता है। आपने देखा मैंने पी को चेंज किया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? पर्सन था। हमने किसको चेंज किया? नहीं, हमने किसको चेंज किया? सॉरी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर्सन था, एग्जैक्टली हमने चेंज किया। अच्छा, अगर मैं लेट सपोज वाइसा वर्सा करूं, अगर मैं ये करूं पी डॉट सैलरी, तो यहां पे डिस्प्ले पर्सन को करूं, अब क्या होगा? रेफरेंस उठाएगा और रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है जाके वैल्यू को ऐड कर देगा उसकी प्रॉपर्टी। नहीं, आउटपुट बताएं सर, बाकी अभी भी आएगी? नहीं आएगी। ओ भाई क्यों नहीं आएगी? रेफरेंस उठाया पी से, वहां पहुंच गया और वहां सैलरी ऐड कर। क्यों नहीं उठाएगी? अभी बार बार ये बता रहा हूं, रेफरेंस एक ही है दोनों का। यूं समझें, पी एंड पर्सन both are pointing, not same, both are pointing to the same location. If both are pointing to the same location, तो उस लोकेशन में अगर कोई चेंज आएगी तो वो दोनों में आएगी ना, दोनों एक ही पॉइंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ रफ सी। आप सुपरटेक में आए हैं या आना चाहते हैं, ठीक। हमारे दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा, ठीक। आप एक उधर है ये बरान अड्डा, और वहां पे एक स्पोर्ट्स शॉप है, लेट्स सपोज इस एग्जांपल ही लेते हैं ना, एक है ये जीपीओ। आप आके जीपीओ से पूछेंगे जी सुपरटेक किधर है, वो कहेंगे जी वो है। आप उधर से पूछेंगे जी सुपरटेक किधर है, वो कहेंगे जी वो है। बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम सुपरटेक। अच्छा, हमने सुपरटेक यहाँ से चेंज करके पीसी के पास ले गए, वो वो दोनों पॉइंटर किधर किधर रिडायरेक्ट करेंगे? हमें पीसी की तरफ। भाई जब जब पॉइंटर मेरी तरफ जो पॉइंट कर रहा है, मैं जिधर मर्जी जाऊं वो दोनों ने उन्होंने मुझे ही पॉइंट करना है। दैट्स द पर्सन। पर्सन और पी both are pointing to the same location on the heap. और हम पर्सन को या पी को पकड़कर एक चेन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जिनको पकड़कर चेन ला रहे हैं वो एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। क्या इसको यूज करके चेन लाइन का इसको यूज करके चेन लाइन सेम जगह। एग्जैक्ट, दैट्स, समझ आ गई बात? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी। हमने चेंज किसको किया? पी को चेंज किया, अभी अभी पी को चेंज किया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज आल्सो गेटिंग चेंज, मतलब रीजन जो भी है, लेकिन हो रहा है चेंज। और वैसा वर्सा, अगर हम पी को चेंज करें पर्सन चेंज होगा, पर्सन को चेंज करें पी की चेंज होगा। सवाल नहीं, अंदर डेटा की बात करो ना, ऑब्जेक्ट से जब मैं मुराद कंटेंट लेता हूं, क्योंकि अभी आप देखें मैं रेफरेंस को भी प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंट रेफरेंस हो नहीं रहा, प्रिंट उसके अंदर पड़ी हुई उस रेफरेंस के ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। When you change an object, it changes, yeah, it applies those changes in the original object, and that is called as mutability. और इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट म्यूटेबिलिटी। अच्छा, बहुत सारी जगहों में ये यूजफुल है और बहुत सारी जगहों पे ये यूजफुल नहीं भी है, या अल्फाज चेंज कर देता हूँ, बहुत सारी जगहों पे ये बिहेवियर रिक्वायर्ड है, जैसे अभी फंक्शन की एग्जांपल थी, और बहुत सारी चीज जगहों पे ये बिहेवियर रिक्वायर्ड नहीं भी है। अब मैं पढ़ाने लगा हूँ कि हाउ टू मेक इट इम्यूटेबल, हाउ टू मेक इट इम्यूटेबल। यानी मैं चाहता हूं कि अगर मैं पी में चेंज करूं तो वो ओरिजिनल पर्सन को चेंज ना करे। अगर मैं ये अकम्प्लिश कर लूंगा तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहूंगा? इम्यूटेबिलिटी। ये आप बहुत दफा सुनेंगे टर्म म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, ठीक है?
इसलिए जरा इसको गौर से सुनना है। अगर मैं, ये मेरा पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ पी में, तो क्या असाइन हो रहा है? रेफरेंस। अगर मैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इनक्लोज कर दूं इन करली ब्रैकेट्स, और इसको मैं शुरू में 3 डॉट लगा दूं, या इनफैक्ट इसमें 3 डॉट, ये करली ब्रैकेट के बगैर भी 3 डॉट शुड वर्क, दे नॉट। अगर मैं करली ब्रैकेट लगा के, करली ब्रैकेट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, 3 डॉट्स। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, इन 3 डॉट्स को हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इन 3 डॉट्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। नाउ व्हाट इट्स जॉब इज, जरा अब देखिएगा, मैं किसको कर रहा हूं? लॉग पर्सन को, सैलरी नहीं आई। और अगर मैं पी को करूं, आएगी। एक तरह से म्यूटेबिलिटी है। क्यों? नहीं नहीं नहीं, सुने ना जरा, जब मैंने ये 3 डॉट्स नहीं लगाए, तो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। आई रिपीट, तो अब मैंने खुद इसको इम्यूटेबल बनाया है। ये एक्सप्लेन करता हूँ 3 डॉट्स क्या करते हैं। अब आपने ये देख लिया कि जब मैंने पी में चेंज किया, तो पर्सन में चेंज नहीं हुआ। ये देखने, मैंने पी को प्रिंट कराया, तो पी में सैलरी आ रही है, समझ आई? और अगर मैं पर्सन को कराऊंगा, तो सैलरी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पी में चेंज किया, तो उसने पर्सन में चेंज अब नहीं किया, बिकॉज आई हैव मेड इट इम्यूटेबल। दिस लाइन इज मेकिंग इट इम्यूटेबल। नाउ व्हाट डज दिस लाइन मीन? बिहेवियर समझ आ गया आपको? बाय नेचर ऑब्जेक्ट्स आर mutable. When we need that behavior, we can use that, but sometimes we don't need that mutability. We can make it immutable. हम ये चाहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट में चेंज करें, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं अगर और जगह पे यूज हो रहा है, तो वो म्यूटेबल ना हो, चेंज ना आए उसमें। ठीक है? ये जो 3 डॉट्स है ना, जब भी किसी भी वेरिएबल, और ये 3 डॉट्स 2 ही केस में आएंगे, या अरे के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। तो इन तीनों डॉट्स के 2 नाम हैं, दोनों नामों के काम कंप्लीटली डिफरेंट है। 3 डॉट्स को कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, या इन्हीं 3 डॉट्स को कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। नहीं, दोनों में, स्प्रेड रेस्ट, ऑब्जेक्ट में भी है। अब फर्क क्या होगा मैं बताता हूं। फिलहाल ये क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर है। अच्छा, अब जरा देखिएगा स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन है किस चीज की? ग्रेट। ऑब्जेक्ट किस चीज की कलेक्शन है? फंक्शंस की और प्रॉपर्टीज की। तो इसको हम कहते हैं, ये एक इनकैप्सुलेटेड चीज है। इनकैप्सूल का मतलब ये होता है कि समथिंग व्हिच इज इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल शेप, लाइक आई मीन, जैसे कैप्सूल के अंदर बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर पड़ा होता है, ऊपर एक रैपर चढ़ा होता है। गॉट इट? तो मैं इसको पैक भी कहता हूं। ऑब्जेक्ट इज अ पैक। किस चीज का पैक? पैक ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये 3 डॉट्स लगा दूं, तो ये उन तमाम चीजों को अनपैक कर देता है। इन तमाम चीजों को क्या कर देता है? अनपैक कर देता है। मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर दूं, और इस चीज को मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करूं, और ये करूं, अब जरा गौर से देखिएगा। सेम ही है, सेम। मुझे जरा थोड़ा सा इसका सिनेरियो बनाने दें कैसे होगा।
इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं इस वक्त? 1, 2 और 3। अगर मैं इससे पहले अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की कोई एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से निकाल के किसी वेरिएबल में सेव करनी होती थी तो मेरे पास क्या तरीका होता था? पर्सन डॉट नेम, और इसको मैं सेव कर लेता था लेट नेम इक्वल्स टू दिस। ये क्या कर रहा है? पर्सन के अंदर से नेम निकाल रहा है और उसे एक वेरिएबल में असाइन कर रहा है। ठीक, एग्जैक्टली। इसी तरह अगर मुझे करना होता डॉट एज, दैट्स गोना बी एन एज, और इसी तरह अगर मुझे करना होता कॉल, तो मुझे व्हाट आई एम डूइंग इज मैं एक ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। जरा नया वर्ड सुनिएगा। डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक कैप्सूल बना हुआ है, एक पैक बना हुआ है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? अनपैक करने का मतलब यही है ना कि एक पैकेट में जो कुछ आप निकाल के बाहर फेंकते रहे। व्हाट आई एम डूइंग, पर्सन डॉट नेम का मतलब क्या है? मैं उसमें से नेम निकाल के बाहर निकाल रहा हूँ, एज बाहर निकाल रहा हूँ, क्वालिफिकेशन बाहर निकाल रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अनपैकिंग द ऑब्जेक्ट। टेक्निकली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इस काम को कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाना, डीस्ट्रक्चर का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ रहा हूं ना, ओके। ये काम, सॉरी मैं इसको कमेंट करता हूं ताकि ये रेफरेंस के लिए, ये काम करने के लिए मैं ये कर सकता हूं, नेम एज कॉल। गॉट इट? अब ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, फंक्शनैलिटी इसकी पढ़ा रहा था। स्प्रेड ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज 3 लाइन्स, अबे ये 3 लाइन्स तीन के लिए, 3 प्रॉपर्टीज के लिए तो काफी है। 13 प्रॉपर्टीज हो तो फिर 13 दफा ये काम करने पड़ेंगे, इतने वेले होंगे। दैट्स नॉट द केस। If we want to do this using modern JavaScript, all we have to do is we have to place 3 dots. That's it. अभी बताता हूँ। ये 3 डॉट्स क्या करेंगे, पहले इसको दें। ये ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर देंगे। डीस्ट्रक्चर मैंने आपको पहले जरा देसी जुबान में समझाया, तोड़ना, निकालना, अनपैक करना। तो स्प्रेड ऑपरेटर, 3 डॉट्स को अब मैं 3 डॉट्स नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? स्प्रेड। व्हाट स्प्रेड ऑपरेटर डू इज इट डीस्ट्रक्चर्स द ऑब्जेक्ट, और डीस्ट्रक्चरिंग मींस कि इट अनपैक्स। अच्छा, जब वो अनपैक होंगे तो उन्हें भी तो कहीं संभालना होगा ना, उन्हें भी तो कहीं रखना होगा, तो उन्हें कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड पे आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बतौर वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर लें। अब चाहे इनको नेम एज क्वाल, ये उस ऑब्जेक्ट से डीस्ट्रक्चर होकर इंडिपेंडेंट अलग वेरिएबल बन चुके हैं। अब इनको नेम को कंसोल करें, एज को कंसोल करें, and you will get the desired output. Right? And if you want, you can get the age as well, and you can print the call as well. अच्छा, normally name जो है ना, that is probably the keyword for the JavaScript. So you are not supposed to give name as a variable name. Rather you can username कह दें, ABC कह दें, XYZ कह दें। या अगर ये रिजर्व वर्ड नहीं भी है, क्योंकि रिजर्व वर्ड होता तो वो इस्तेमाल ही ना करने देता। ये नॉट रिकमेंडेड टू यूज है। लेट्स सी, आप कोई भी चीज ऐसी हो ना तो उसके ऊपर जाके देख लें। डेप्रिकेटेड, ठीक है। नेम इज डेप्रिकेटेड का मतलब कि द डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज डेप्रिकेटेड हियर, कि यानी नेम को बतौर वेरिएबल नेम यूज करना डेप्रिकेट हो चुका है। दैट्स ठीक। तो ये मतलब नॉट रिकमेंडेशन है। आप यूजर नेम कर दें, कुछ भी कर दें। बहरहाल द पॉइंट हियर आई वांटेड टू मेक इज व्हाट इज अ स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, ये स्प्रेड ऑपरेटर हमने किस लिए पढ़ा है? फॉर द ऑब्जेक्ट्स। सेम ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर द अरेज एज वेल। अब मैं उसको बड़ी डिटेल से करूं। अब आपने कहा जी कि हमारे पास फंक्शन में 13 प्रॉपर्टीज हैं, चाहिए हमें सिर्फ पहली 3। ठीक, तो फिर क्या करेंगे? सवाल ये है, अच्छा 3 में से एक करनी है, तो हम ये करेंगे कि एक यहाँ से निकाल लेंगे, बस बाकी छोड़ दे। नेम ही आएगा बस, बाकी नहीं आएगा कुछ भी। नहीं, डीस्ट्रक्चर करके हम देखें। एक डब्बा है, ये डब्बा है, इसमें लैपटॉप भी है, चार्जर भी है, पेन भी है। तो मेरी मर्जी, चाहे तो मैं सिर्फ लैपटॉप निकाल लूं, बाकी चीजें बीच में रहने दूं। ठीक है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर्स। सेकंड वाला चाहिए तो आप
उसके लिए दो काम करें ना, फिर आपको पहले उसके लिए रेस्ट ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आप उसको सेकंड पे जा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको दूसरा चाहिए तो फिर आप मैनुअल तरीका इख्तियार करेंगे, ये नहीं इख्तियार करेंगे। मैनुअल तरीके का मतलब जैसे person.h, नहीं अरे का जिक्र नहीं किया ना अभी, अभी आप ऑब्जेक्ट पे चल रहे हैं। नहीं, वो जो तरीका है वो बिल्कुल वैलिड तरीका मौजूद है, मैं नहीं बताना चाहता इस वक्त। रेस्ट ऑपरेटर पढ़ाए बगैर मैं भी थोड़ा सा सफर कर लेना, मैं भी वही आ जाए। एक आधे सवाल का जवाब यहाँ दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि पहला नाम डिस्ट्रक्चर हो जाए, बाकी एज इट इज पैक आ जाए मेरे पास, ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जरा चले मैं रेस्ट ऑपरेटर भी इधर ही समझा देता हूँ। कॉमा देके अगर मैं डॉट 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 टी कर दूं, टी फॉर एनी वेरिएबल नेम, मतलब या आर कर लें, आर फॉर रेस्ट, आर फॉर वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। रेस्ट का मतलब क्या है कि पहला नेम पिक करके नेम के वेरिएबल में डाल दो, रेस्ट जितने भी हैं वो आर में डाल दो। अब जरा सुनिएगा, आप कंफ्यूज अगर ना हुए तो, यहां 3 डॉट्स स्प्रेड ऑपरेटर है, यहां 3 डॉट्स रेस्ट ऑपरेटर है। यस, ये लेफ्ट साइड पे जो है ये 3 डॉट्स रेस्ट ऑपरेटर है, ये डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा, राइट वाला डिस्ट्रक्चर कर रहा है, लेफ्ट वाला वापस स्ट्रक्चर करेगा। तो ऑपरेटर दोनों की शक्ल सेम है, दोनों में से दोनों यानी दोनों को रेस्ट और स्प्रेड कहते हैं। इट्स देयर यूज विच मेक देम रेस्ट और स्प्रेड। मैं नहीं बताना चाहता था, आपने खुद ही पंगा लिया है, अगर ठीक है इट्स ओके दैट्स गुड। तो ये बेसिकली है आपका रेस्ट और स्प्रेड। तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? अच्छा अभी अगर मैं लेट सपोज आपको दोनों की मिसाल दूं ना, मैं करना चाहता हूँ नेम को डिस्प्ले और आर को डिस्प्ले, तो आपका क्या ख्याल है क्या आउटपुट हो जाए? नेम पे यासर आएगा और शक्ल क्या होगी आउटपुट की शक्ल? आर क्या होगा? आर एज एन ऑब्जेक्ट होगा, दैट्स करेक्ट। फिर तो लॉजिक बनाएंगे ना अपनी। अब जावास्क्रिप्ट ये तो नहीं कर सकता ना आपको चुबा के भी दे, मतलब तोड़ के भी दे, फिर चुबा के भी दे, और फिर सारा कुछ तो नहीं ना कर सकता जावा, कुछ तो खुद करो ना यार। ये भी मेहरबानी है इसकी, इतने सारे फीचर्स इन्हें दे दिए, वरना इन कामों के लिए पहले बड़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक खुद लिखनी पड़ती। Why modern JavaScript? Because modern JavaScript has made life very much easier. क्योंकि वो जो इतना लंबा 10-15 लाइनों का हमें जुगाड़ लिखना पड़ता था ना, और फिर भी उस बंदे को श्योर नहीं होता था कि मैंने सही लॉजिक लिखी है या नहीं, तो जावास्क्रिप्ट ने सारे को समेट समूट के 3 डॉट्स में बंद कर दिया, बस दैट्स इट। क्लियर? सो we are end for today with only one feature of modern JavaScript but it's very strong. तो I believe कि इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन गेम चल रही है मैं आज के बाद वो कभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जब भी नाम लूंगा ना कि रेफरेंस, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रक्चरिंग, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, तो इन सारी चीजों की जो बिहाइंड द माइंड आपकी पिक्चर बनेगी वो भी मेमोरी की बनेगी। हीप, स्टैक, रेफरेंस, क्यों एक चीज में मैं चेंज कर रहा हूं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कुछ सेम केस अरे के साथ होगा। आप जब एक अरे को दूसरे वेरिएबल में असाइन करेंगे और बाद में जाके दूसरे वेरिएबल को चेंज करेंगे, वो जाके ओरिजिनल को भी चेंज कर देगा। यस, स्प्रेड रेस्ट विद अरेज एंड स्प्रेड रेस्ट विद ऑब्जेक्ट, और ये कल करेंगे हम आगे। और फिर इसकी एक प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा कि वेयर इट इज एप्लीकेबल। एक यूज केस बताऊंगा, देयर आर टन्स, तो वो इस एक यूज केस से आप बिल्कुल स्मूथली समझ जाएंगे। आज मेरा टारगेट था रिएक्ट स्टार्ट करें, बट एज यूजुअल हम अक्सर ही अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाते हैं, बट इन फैक्ट कि हम डिटेल में जा रहे हैं, दैट्स गुड साइन कि इट वुड बिकम वेरी इजी